हेलो क्लास 10th। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो रहा होगा। चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं साइंस के क्लास 10th केमिस्ट्री में। तो देखिए पहली बात हम लोग आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखिए जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है, उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड के साथ कैसा कलर देगा, और जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है या फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड और बेस के साथ किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इंडिकेट हमको करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए हमको याद करना है कुछ ये तरीका याद कर लेना है कि जिससे हम पहचान सकें कि एसिड के साथ और बेस के साथ क्या क्या कंडीशंस फॉलो होगी, ठीक है। तो देखिए पहले हमको याद कैसे करना है कि मान लीजिए कोई बाहर में गया आदमी, उसने पान खा लिया और पान खा के मार कर लिया, ठीक है, तो पापा उसके भूखे प्यासे दौड़े चले आए, ठीक। इससे हमको ऐसे याद करना है कि पहले कोई आदमी था, वो बाहर में गया, पान खाया, पान खाने के बाद उसके अंदर जो है एनर्जी आ गई, उसने मार कर लिया, और मार करने के बाद पापा को पता चला तो वो पापा भूखे प्यासे आ गए, ठीक है, बचाने के। तो वही कंडीशंस यहाँ पे देख लीजिए। अब हम यहाँ से याद कर लेंगे कि पहले हम लोग, कोई आदमी है वो कहाँ जाएगा, बाहर में गया, उसने वहाँ क्या खाया, पान खाया, पान खा के क्या कर लिया, मार कर लिया, पापा भूखे प्यासे बेचारे आ गए छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस क्या है कि बी से क्या होगा, जो है वो ब्लू हो गया, और ए से आपको याद रखना है एसिड, और आर से याद रखना है रेड, ठीक है। तो बार का मतलब यही हो गया कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है, किस में, रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा रेड में, और यहीं इसका उल्टा कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू में। तो ब्लू अगर कन्वर्ट हो गया है रेड में तो बीच वाला जो भी आपने ऐड किया है वो एसिड ही होगा जिसमें आपने लिटमस पेपर को ऐड किया है। और वहीं अगर रेड कलर, लिटमस रेड कलर का जो है वो कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, तो इसका मतलब जो आपने ऐड किया इसका उल्टा बेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पान। पान का मतलब पी से क्या हो गया, फिनोल्फ्थलीन, और एन का मतलब हो गया न्यूट्रल या नो कलर, ठीक है, कोई कलर नहीं, नो कलर। तो फिनोल्फ्थलीन के पास वैसे भी कोई कलर नहीं होता है, तो अगर हम फिनोल्फ्थलीन को एसिड के साथ ऐड करते हैं ना तो कोई कलर हमको शो ही नहीं होता है, न्यूट्रल मतलब नो कलर होता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखिए PBP, तो फिनोल्फ्थलीन को अगर बेस के साथ ऐड करते हैं तो पी से हमको किस कलर का, पिंक हो जाता है उसका कलर, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता तो पान, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ नो कलर, वहीं फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ पिंक कलर में या हल्का रेडिश कलर में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन तो हो गया, ठीक। उसके बाद मार का मतलब क्या हुआ कि मिथाइल ऑरेंज, एम का मतलब मिथाइल ऑरेंज, और ए से एसिड, और आर का मतलब हो गया रेड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, आर का मतलब क्या हो गया, रेड। कंडीशंस क्या है कि मिथाइल ऑरेंज होता है ना, हल्का ऑरेंज कलर का होगा, अगर हम उसके साथ एसिड जोड़ देंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ किस कलर को शो करता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर को शो करता है। वहीं जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, और फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। अच्छा, ये मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेस के साथ येलो कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर देता है, बाय बोल के आपको चले जाना है, मतलब मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर में हो जाएगा। तो ये तरीका है याद करने का। बाहर में जाएंगे, कोई आदमी बाहर में गया, पान खाया, पान खा के मार कर दिया, तो पापा भूखे प्यासे आए बचाने के लिए, और बाय बोल के हम लोगों को चल देना है। तो बी का मतलब हो गया ब्लू एसिड रेड, मतलब एसिड की वजह से ये कलर होगा। पी से फिनोल्फ्थलीन एसिड से नो कलर, कोई कलर नहीं देगा, न्यूट्रल रहेगा। वहीं मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर में दे देगा, और फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ पिंक कलर देगा, और मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर देगा, ठीक है। ये तरीका हो गया आपको याद करने का। तो ये है एसिड बेस इंडिकेटर याद करने का तरीका। अगला जो तरीका है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया आपको पढ़े ही हैं, ठीक है। एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया जो है ना कि दो एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, दो एसिड का मिक्सचर है। कौन कौन सा एसिड है, तो एक है HNO3 और दूसरा क्या है HCl, ठीक है। ये कुछ रेशियो में मिलाए जाते हैं, कितने रेशियो में, तो 1:3 रेशियो, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि HNO3 रेशियो HCl 1:3 होगा। अगर यही ऐसे लिखेगा HCl रेशियो HNO3 तो ये हो जाएगा 3:1। तो MCQ में कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या रेशियो होगा, तो रेशियो ध्यान में रखिएगा। देखिए HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3 का रेशियो मिक्सचर है किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रखिएगा कि जिसके साथ 3 है वो 1 होगा, और जिसके साथ 1 है उसके साथ
3 लगाएंगे हम लोग, उल्टा इसको रखेंगे, ठीक है। HNO3 और HCl का रेशियो याद करने के लिए, HCl के साथ किसी भी तरीके का 3 नहीं, HCl सिंगल सिंगल है तो इसके साथ 3 आएगा, और HNO3 के साथ 3 है तो उसके साथ 1 आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया एक्वारेजिया। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है वो मेटल को क्या करने के लिए होता है, गलाने के लिए होता है, ठीक है। एक्वारेजिया मेटल को गलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये एक्वारेजिया हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो दोनों तरह का बिहेव करे। दोनों तरीके का बिहेव करने का मतलब क्या हो गया कि वो एसिडिक नेचर को भी शो करें और बेसिक नेचर को भी शो करें, ठीक है। एसिडिक नेचर को भी शो कर लें और बेसिक नेचर को भी शो कर लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे, देखिए जरा, पहले तो आपसे ये पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल बताइए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या होगा? तो देखिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया कि जैसे हमने लिख लिया ZnO, ठीक है, और वही लिख लिया Al2O3। ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं ना, देखिए दोनों मेटल के ही ऑक्साइड है। जिंक का एक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक का ऑक्साइड है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। दोनों क्या है? दोनों ना एसिडिक नेचर को भी शो करेंगे और बेसिक नेचर को भी शो करेंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब कैसे ये एसिडिक नेचर को शो करेंगे और कैसे ये बेसिक नेचर को शो करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये रेजिया, ठीक, एक्वारेजिया हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए पूछा है तो ZnO हो गया और Al2O3 हो गया, ठीक। ZnO Al2O3 हो गया। अब ये कैसे बिहेव करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। देखो, अगर हम ZnO की बात करें तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब आप क्या समझते हैं? तो देखिए ये समझते हैं कि जब हम इसको ना एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब हम इसको ना बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब दोनों नेचर अपने साथ रखता है। जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो एसिड की तरह काम करेगा। देखिए जरा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ZnO है, ठीक है। अब इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो मालूम है कि ये एसिड है, कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है। तो इसको अगर हमने, ये ZnO जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक नेचर कैसे शो करेगा? तो देखिए इधर ZnO को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ना बेस की तरह काम करने लगता है, और बेस और एसिड मिलकर आपको क्या बनाएंगे? आपको मालूम है बेस और एसिड मिलकर बनाते हैं साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो देखिए ये एसिड था, उसके साथ जब हमको मालूम है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जितने जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल का ऑक्साइड है, एक्चुअल में ये बेसिक नेचर का शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ZnO मेटल का ऑक्साइड था, बेसिक नेचर शो कर रहा है। एसिड के साथ हमने इसको रिएक्शन करवाया तो हमको साल्ट और वाटर मिल गया। ये शो करता है कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल होने का काम कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन इसी ZnO को देखिए, अगर हम इसी ZnO को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, इसी ZnO को हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो भी साल्ट बनेगा। तो भी क्या बनेगा? तो भी साल्ट बनेगा, और क्या निकलेगा? वाटर रिमूव होगा। देख लीजिए ये इस समय यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है, और कब? जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया है तब। लेकिन यही ZnO यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, कब? जब बेस के साथ रिएक्शन करवाया गया है तब। अब देख लीजिए ये कंडीशंस कि ZnO एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यही दो नेचर है इसके पास, दोनों नेचर रखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी, मतलब दोनों नेचर को शो करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखेंगे ZnO Al2O3 इसका। अच्छा, ZnO को फिलासफर वूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिलासफर वूल्स का मतलब हो गया ऊनी गुच्छे। होता क्या है कि जब जिंक को ना एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है ना, तो उस जो होता है ऐसा मतलब ऊन की तरह सफ़ेद सफ़ेद गुच्छा की तरह मतलब दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको बोला जाता है फिलासफर वूल्स, ऊनी गुच्छे, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड ये जो है यूज भी आता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, सन लोशंस में, सनस्क्रीन्स में, है ना, और वाइट पेंट में इसको यूज भी किया जाता है जिंक ऑक्साइड को, ठीक। या इसको हम जिंक का फूल भी बोलते हैं, फ्लावर्स ऑफ जिंक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तरीका है, जिंक ऑक्साइड हो गया और Al2O3 हो गया, ठीक।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो ये है, कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है Zn प्लस CuSO4 और क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। देख लीजिए ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है, तो इस रिएक्शन में पूछ रहा है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि एक बात बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो भाई देखो कौन सी रिएक्शन से, देख लीजिए कि Zn जो है वो Cu को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि Zn जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, और ऊपर होने का मतलब कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, केन आकार मांगे अल्टोजन फेरारी। ठीक है, तो ये सारा जो है हमने बताया है आपको, याद कर लीजिएगा इसको एक बार। तो जिंक कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और डिस्प्लेस करके क्या बन रहा है, खुद कॉपर की जगह आ जा रहा है और SO4 के साथ अटैच हो जा रहा है। तो एक को डिस्प्लेस किया गया है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यही रिएक्शन अगर उल्टा लिख देता, ठीक है, उल्टा लिख देता, पूछ देता कि क्या ये रिएक्शन शो हो रही है कि नहीं, मतलब कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो उसमें हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन, अगर कोई रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तभी अपने नीचे वाले को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब एक बात बताइए, और इसमें क्या पूछा है, तो इसी रिएक्शन में कह रहा है ना कि इसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी बता दीजिए। तो देखिए अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी यही देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन होगा। वहीं उल्टा हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन के बेस पे देखें तो हाइड्रोजन के बेस में अगर किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन वाला सिस्टम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना एक काम करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे ना वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे देख लेंगे। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि गेन से भी कि हमको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जरा देख लेते हैं कंडीशंस। तो देखिए जिंक क्या है, इस समय Zn जो है ना वो फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में है का मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस पे चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, वहीं अगर हम SO4 और Cu की बात करें, ठीक है, तो SO4 पे कितना चार्ज होगा, -2, और Cu पे कितना चार्ज होगा, +2। तभी ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाए होंगे ना, Cu पे +2 और -2, तभी एक दूसरे को कैंसिल करके CuSO4 लिखा गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो Cu फ्री हो चुका है, इसका मतलब Cu पे चार्ज कितना है, 0 है, और ZnSO4 एक नया कंपाउंड बन चुका है। तो SO4 के पास -2, तो Zn के पास कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, Zn के पास कितना हो जाएगा, +2 हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर हमने यहाँ पे Zn जो है Zn के ऊपर चार्ज 0 है, CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu आ गया। अब इसमें हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है, तो आप कैसे देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम लोग देखेंगे गेन और लॉस। तो एक बात बताइए, यहाँ पे Zn जो था, जो Zn है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में चेंज हो रहा है। तो एक बात बताइए, Zn पे चार्ज 0 था और ये कितना चार्ज हो रहा है, +2। एक बात बताइए कि किसी भी एटम के पास, किसी भी कोई आपके पास एटम है, उसके पास जो है ना प्लस चार्ज कब आता है, जब उसके पास प्लस चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा ना, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो देखिए 0 था, 0 से ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज किया है ना, डोनेट किया है। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। अरे 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो 2 प्लस आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चला गया तो प्लस ज्यादा हो गया ना, ये कंडीशन है। तो 0 से कितना हो गया भाई, Zn2+ हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया है। और आपको मालूम है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि यहाँ से ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, ये कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। वहीं अगर हम Cu की बात करें, यहाँ पे Cu देखिए, Cu पे कितना चार्ज है, +2, और ये Cu कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब एक बात बताइए, +2 0 हो रहा है, इसका मतलब +2 को 0 करने के लिए -2 को आना पड़ेगा, तभी ना +2 और -2 0 होगा। तो इसका मतलब कि ये +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि -2 ये चार्ज और लेके तब अपने आप को 0 कर पा रहा है। इसका मतलब -2 निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज इसको और चाहिए तब ना ये 0 पाएगा। इसका मतलब 2 निगेटिव चार्ज कौन दे पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 निगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 निगेटिव, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव मिलकर कितने हो गए, 0 0। इसका मतलब +2 से 0 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा होगा।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है यहाँ ये जो हो रहा है ना, इस रिएक्शन में ये वाला पार्ट रिडक्शन है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। ठीक। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही बात? तो ये पूछा था, ये रिएक्शन में पूछा था कि ये कौन सी रिएक्शन है और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है ये भी बताइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दिखाइए। और ये भी अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ना दोनों होती हैं, साथ साथ में होती हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन देख लीजिए, रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स, तो रीड का मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स हो गया और रिडक्शन का रीड हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया गया, इसीलिए इसको लिख दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया? हो गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी ना, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है ना थर्माइट वेल्डिंग। अब ये थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए कंडीशंस ये है कि याद करिए, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास ना कि जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड जो ओर्स के पास जो ऑक्साइड हो जाता है उसको हमको दूर करना रहता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मतलब रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ओर्स होते हैं, जब उनके पास ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो जाती है तो उनका रिडक्शन करवाया जाता है। इस रिडक्शन से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो हमको जो मेटल, जो भी मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। यही ना हम लोग पढ़े थे। तो वहाँ पे रिडक्शन के हम लोगों ने कई तरीके के प्रोसेस पढ़े थे। जैसे रिडक्शन हम लोग करवाते थे ऑक्सीडेशन का विद हेल्प ऑफ कार्बन से करवा लेते थे, या कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO से। देखिए किस किस से रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था? कार्बन से पढ़ा था, CO से पढ़ा था, और एक और पढ़ा था हम लोगों ने रिडक्शन किससे करवाया था? हम लोगों ने एल्युमिनियम से रिडक्शन करवाया था। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए अगर हम कार्बन से करवाते थे तो CO2 अलग हो जाता था, मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के CO2 बना लेता था। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते थे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है CO2 रिलीज कर देता था। ठीक है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था कार्बन मोनोऑक्साइड। याद मेटलर्जी वाले चैप्टर में था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन। उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो आयरन का जो ओर्स था जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस थी। ठीक है, एक आयरन का ओर्स था जिसमें क्या प्रेजेंस था? ऑक्सीजन प्रेजेंस थी। उसको हम लोग रिडक्शन करवा रहे थे एल्युमिनियम की। ठीक है, एल्युमिनियम को यूज करके हम लोगों ने आयरन के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है और हमको आयरन प्योर फॉर्म में चाहिए था। तो हमने क्या किया था कि जो आयरन ऑक्साइड है उसका जो है रिडक्शन करवाया था किसके हेल्प से? किसके हेल्प से करवाया था? किसके हेल्प से करवाया था? तो एल्युमिनियम के हेल्प से करवाया था। ठीक है, तो देखिए वही कंडीशंस है। तो यही थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन यही कहता है कि देखिए होता क्या था कि जो Fe2O3 क्या है? आयरन है, और आयरन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन हट जाए, तो हम लोगों ने क्या किया था कि इसका रिडक्शन करवा दिया था। किसके हेल्प से? तो एल्युमिनियम के हेल्प से हम लोगों ने रिडक्शन करवा दिया था। और एल्युमिनियम के हेल्प से रिडक्शन करवाएंगे तो एक बात बताइए, एल्युमिनियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अब करेगा क्या कि एल्युमिनियम ना इस ऑक्सीजन को, जो आयरन है, आयरन में से ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो क्या बनाएगा? Al2O3, और ये जो आयरन है ये हमारा मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, और इस कंडीशंस में ना हीट निकलती थी, हीट निकलती थी। अब देखो ये कंडीशंस, यही रिएक्शंस थी हमारे पास जो मेटलर्जी वाले चैप्टर में, कि एल्युमिनियम के हेल्प से हम लोगों ने आयरन ऑक्साइड का जो है मतलब कि आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया था और Al2O3 मिल गया था, और ये आयरन हमको प्योर फॉर्म में मिल गया था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी थी कि ये हीट जो थी ना काफ़ी अमाउंट में थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, और ये जो ना ये मोल्टन स्टेट में था। ये किस स्टेट में था? मोल्टन स्टेट में। जो ये आयरन मिलता था ये पिघले हुए स्टेट में मिलता था। तो हम लोग क्या काम करते थे, ये ना इस पिघले हुए आयरन का यूज करते थे किसको जोड़ने में? याद करिए, तो जो रेलवे ट्रैक, ब्रेकिंग रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं, दो पटरियों के बीच में ब्रेकिंग आ जाती है ना वहां पे इस जो थर्माइट बिल्डिंग है, थर्माइट बिल्डिंग का यूज किया जाता है। होता क्या है कि यही काम किया जाता है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, यही रिएक्शन किया जाता है, और यहाँ पे जो पिघला हुआ आयरन होता है ना, उसको जो रेलवे की क्रैक्स है, जो रेलवे पटरियों की क्रैक्स है ना, उस पर क्या कर दिया जाता था? उस पर गिरा देते हैं, ऐसे पिघला हुआ आयरन गिरा देते हैं, और गिराने के बाद ये धीरे धीरे जब ठंडा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, दोनों जो ये क्रैक है ये फिल हो जाएगा। तो दो रेल की पटरियों को, ब्रेकिंग रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए हम लोग जिस
प्रोसेस से उसको जोड़ते हैं, जो वो है आपकी जिस वेल्डिंग जो करते हैं उसी का नाम है क्या, थर्माइट वेल्डिंग, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। तो ये कंडीशन ये पूछा था थर्माइट वेल्डिंग के बारे में, और ये भी रिएक्शन याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, मेटलर्जी वाले चैप्टर का है ये। तो आगे हम लोग, अच्छा आगे क्या कंडीशंस कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एस्ट्रीफिकेशन और सैपोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, एस्ट्रीफिकेशन और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो ठीक है, चलिए बताते हैं डिफरेंस। देखिए कंडीशंस क्या है कि जो एस्ट्रीफिकेशन है ना, इसमें क्या होता है ना एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब ये एस्टर क्या होता है, तो देखिए एस्टर का जो जनरल फार्मूला होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। जो एस्टर, जैसे कोई हर एक चीज़ का ना जनरल फार्मूला होता है कुछ, तो जो एस्टर का जनरल फार्मूला होगा वो इस तरीके से RCOOR भी हो सकता है या RCOOR डैश भी हो सकता है। अब ये कहेंगे आप R क्या होता है, तो R जो है ना वो मिथाइल और जो है ग्रुप है। आप अभी इतना मत जानिए, अभी बस इतना जान लीजिए कि जैसे R की जगह हमने लिख लिया CH3 COO और सेम R है तो यहाँ पे CH3 लिख लिया, ये भी एक तरीके का एस्टर है, ठीक है। या R डैश का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग मिथाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इथाइल यूज कर लें, जैसे यहाँ पे दोनों जगह मिथाइल यूज किया या दोनों जगह इथाइल यूज कर लें। अगर हम एक जगह मिथाइल यूज कर रहे हैं, देखिए R को हमने लिखा CH3 COO और इस R डैश का मतलब कुछ चेंज कर लीजिए, तो आप हमने क्या चेंज कर लिया C2H5, ठीक है, ये भी एस्टर हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हर एक जो है जैसे अल्कोहल हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। वैसे कीटोन सबका एक फंक्शनल ग्रुप होता है और सबका एक जनरल फार्मूला होता है, एल्केन हो गया, वैसे ही जो एस्टर होते हैं ना उनका ये जनरल फार्मूला है RCOOR, या हम लिख सकते हैं RCOOR डैश, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम आप रखोगे तो R लिख लो, और अगर एक R है दूसरा R डैश है, इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखा है CH3 मिथाइल ग्रुप और C2H5 इथाइल ग्रुप लिख लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। अब यही बनाना है हमको, ये क्या काम करना है, बनाना है, फॉर्मेशन करना है। इसी रिएक्शंस को एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, इसी मतलब एस्टर जो अभी हम लोगों ने लिखा है इसी का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन किसके हेल्प से, तो मालूम है एसिड और अल्कोहल की हेल्प से हम लोग किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो हमको क्या लेना है, हमको जो लेना है ना वो लेना है अल्कोहल लेना है और एसिड लेना है। तो कौन सा एसिड लेंगे, देखिए CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक, ये एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, देख लीजिए COOH ओइक एसिड, याद करिए COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड का एसिड है। और अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल क्या ले लेंगे हम लोग C2H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, C2H5OH CH3COH, ये एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा के हमको क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। अब ये एस्टर बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ से देखिए अगर हम इस रिएक्शंस को पूरा करना चाहें तो यहाँ से आप देख लीजिए ध्यान से, देखिए कैसे हम लोग ये इस रिएक्शंस को पूरा करेंगे। तो देखिए CH3COOH है ना प्लस C2H5OH, होगा क्या कि ये ना ये H और ये OH ये साथ में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और H और OH ये अगर हम इसको बॉन्ड के तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा ऐसे OH वाला, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा और ये OH जो है ना, जो फंक्शनल ग्रुप OH है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, तो देख लीजिए क्या बनाएगा, CH3COO और C2H5 इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और OH और H आपस में जुड़ के H2O बना लेंगे। तो क्या बनेंगे देखिए, तो CH3COO C2H5, देख लीजिए CH3COO C2H5 एक साथ, और H और OH मिलके क्या बना लिए, H2O। और यही जो बना है ना, यही तो भी हम लोगों ने देखा था ना एस्टर है, एस्टर देखिए CH3COO C2H5 एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, और इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। आज समझ में आई, एस्टर का यूज कहाँ होता है, तो परफ्यूम बनाने में एस्टर का यूज होता है, ठीक है, परफ्यूम में एस्टर का ये जो एस्टर मिला है ना इसका यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में, ठीक है। तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन समझ में आ गई। एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि एस्टर का फॉर्मेशन करना है किसकी हेल्प से, तो अल्कोहल और एसिड की हेल्प से। एसिड ले लिया हम लोगों ने CH3COOH और C2H5OH अल्कोहल है, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, OH और H आपस में जुड़ के H2O और बन जाएगा CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, यही है आपका क्या, यही है आपका एस्टर।
और इसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, अभी हम लोगों ने आपको बताया है, RCOOR हो सकता है या R' हो सकता है। R' का मतलब ये CH3 है तो C2H5 हो जाएगा। दोनों डिफरेंस होने चाहिए, बस इतना सा अंतर है। अब हम बात करते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो ये एस्टर बना है, अभी देखिए वहाँ पे एस्टर बना है ना, इसी एस्टर को ब्रेक कर दिया जाता है। इसी एस्टर को ब्रेक कर देंगे किसके हेल्प से, किसी बेस की हेल्प से, ठीक है। किसी बेस की हेल्प से अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो अब क्या होगा, उसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस। तो देख लीजिए इसी एस्टर को हम लोग लेके आ रहे हैं, CH3 COO C2H5, ठीक है, CH3 COO C2H5, ये क्या है, ये अपना एस्टर है, ठीक है। अब इस एस्टर को अगर हम किसके साथ यूज कर लें, NaOH के साथ, NaOH के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब कंडीशंस क्या है, अब कंडीशंस ये है ना कि जब ये NaOH के साथ यूज हो जाएगा, जब ये मतलब रिएक्शन करेगा CH3 COOH C2H5 एस्टर है, इसको हम लोगों ने बेस के साथ NaOH, ठीक है, के साथ रिएक्शन करवा दिया, होगा क्या, तो देखिए फिर से वही कंडीशंस है, होगा क्या, तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से C2H5 ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एस्टर था, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये एस्टर है, इसको मैं यहाँ लिख दे, तो क्या बनेगा, CH3 COO Na, CH3 COO Na और प्लस C2H5OH, ये बन गया। बात समझ में आ रही है, ये एस्टर NaOH के साथ रिएक्शन किया, क्या बना, CH3 COO Na प्लस C2H5OH एल्कोहल बन गया। तो देखिए ये एस्टर का ब्रेकिंग हो गया है, ठीक है, किसके हेल्प से, किसी बेस के हेल्प से, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, CH3 COO Na बना है और C2H5OH बना है, और इसी का जो नाम है ना, यही जो रिएक्शन है इसी को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।